नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघुकथा स्वर्ण जयंती आयोजन की आभासी यात्रा में हम आज प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समकालीन लघुकथा स्वर्ण जयंती विमर्श। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित विषयों पर दिए गए प्रश्नों के संदर्भ में लघुकथा समीक्षा समालोचना से जुड़े मित्रों के वक्तव्य आलेख रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। यद्यपि समकालीन लघुकथा के विभिन्न पक्षों पर एक अच्छी चर्चा के अनुमान के साथ इस कार्यक्रम को काफी व्यापक स्तर पर तैयार किया गया था, किंतु अपनी स्वीकृति के बावजूद अनेक मित्र परिस्थितियों वश अपने आलेख प्रस्तुत नहीं कर पाए। जिन मित्रों के आलेख एवं वीडियो हमें प्राप्त हो गए हैं, हम उन्हीं के साथ सीमित रूप में इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं। कार्यक्रम का प्रसारण एकांतर शुक्रवार को किया जा रहा है। आज इस क्रम की 9वीं प्रस्तुति है। आज की प्रस्तुति में शामिल है चर्चित लघुकथाकार आदरणीय ज्योत्सना कपिल जी का आलेख, जिसका विषय है लघुकथा में पात्रों की प्रवेश प्रक्रिया और रचनात्मकता की निर्मिति से संबंध। आलेख में हमारे द्वारा विषय से जुड़े जिन प्रश्नों के उत्तरों की अपेक्षा की गई थी, वे इस प्रकार हैं। प्रश्न है, लघुकथा समस्या और अनुभूति केंद्रित विधा है, किंतु सामान्यतः कथा पात्रों के माध्यम से ही आगे बढ़ती है। ऐसे में लघुकथा का आरंभ पात्र के प्रवेश और उसके माध्यम से समस्या या अनुभूति के उभार से करना अधिक उचित होता है, या पहले पात्रेतर माध्यम से समस्या या अनुभूति के संकेताक्षरों को उभारना। दूसरा प्रश्न है, सामान्यतः लघुकथा में पात्रों का प्रवेश कराने से पूर्व लेखक को किन किन बातों पर विचार करना चाहिए। तीसरा प्रश्न, लघुकथा में पात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, यानी पात्र प्रत्यक्ष रूप से स्वयं प्रकट हों, किसी अन्य पात्र के माध्यम से प्रकट हों, या नेपथ्य में रहकर अपनी भूमिका का निर्वाह करें। चौथा प्रश्न है, लघुकथा में पात्र अपनी भूमिका का निर्वाह किन किन तरीकों से कर सकते हैं, यानी वातावरण की निर्मिति, कथ्य के प्रकटीकरण, कथ्य को रचनात्मक बनाने, समस्याओं या अनुभूतियों की सघनता बढ़ाने, विमर्श को शामिल करने आदि में। दूसरे शब्दों में पात्र को किन किन कारणों से उपस्थित किया जा सकता है। पांचवा प्रश्न, वर्तमान में लिखी जा रही लघुकथा को रचनात्मक बनाने में पात्रों की कितनी भूमिका दृष्टिगत होती है। और छठा प्रश्न है कि इस प्रसंग में आप अपनी तरफ से कुछ और कहना चाहें तो स्वागत है। इस आलेख को YouTube मंच अभिराम वाणी पर अपलोड करने के साथ फेसबुक पर साझा किया जा रहा है। आलेख पर श्रोताओं द्वारा विषय से जुड़े प्रश्न किए जा सकते हैं। प्रश्न केवल फेसबुक के टिप्पणी कॉलम में ही किए जाएं और विषय से संबंधित होने चाहिए। अपने प्रश्नों की भाषा का कृपया ध्यान रखें, किसी को अपमानित करने वाली भाषा का उपयोग न करें। प्रश्नों के जवाब भी फेसबुक पर टिप्पणी कॉलम में ही दिए जाएंगे, उनका कोई पूरक वीडियो जारी नहीं किया जाएगा, जैसा कि आरंभ में योजना बनाई गई थी। तो प्रस्तुत है लघुकथा में पात्रों की प्रवेश प्रक्रिया और रचनात्मकता की निर्मिति से संबंध विषय पर सुश्री ज्योत्सना कपिल जी का आलेख। आइए ज्योत्सना जी, और प्रस्तुत कीजिए अपना आलेख। आप सभी मित्रों को ज्योत्सना कपिल का नमस्कार। मेरे आलेख का शीर्षक है लघु कथा में पात्रों की प्रवेश प्रक्रिया और रचनात्मकता की निर्मिति से संबंध। लघु कथा कथा साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, जिसका प्रचार प्रसार इन दिनों बहुत जोर शोर से हो रहा है। कथा साहित्य की सबसे सूक्ष्म रचना, जिसमें कथा तत्व भी विद्यमान हो, लघु कथा की श्रेणी में रखी जाती है। लघु कथा का जन्म विसंगतियों की कोख से होता है। यह सामाजिक विद्रूपताओं, कुरीतियों, वर्ग संघर्षों, राजनीतिक परिस्थितियों एवं इनसे उभरी विषमताओं आदि पर प्रहार करती है।
चूंकि लघु कथा समस्या और अनुभूति केंद्रित विधा है और कथा साहित्य की हर विधा में सामान्यतः कथा पात्रों के माध्यम से ही आगे बढ़ती है। इन सभी विधाओं में कथानक कुछ पात्रों के इर्द गिर्द ही घूमता है। पाठक उन पात्रों की समस्याओं, दुख, दर्द, उल्लास व आंसू से प्रभावित होता है, उनके साथ मुस्कुराता है, रोता है। अर्थात पात्रों की सामाजिक, मानसिक, धार्मिक स्थिति, मनोस्थिति के अनुरूप पाठकों की संवेदनाएं भी प्रभावित होती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि पात्र क्या है? अक्सर माना जाता है कि मानव या मानव के समान व्यवहार करने वाले तत्व रचना के पात्र होते हैं, परंतु डॉक्टर उमेश महादोशी जी कहते हैं कि इस तरह से सोचना ठीक नहीं है। उनके अनुसार कथा रचनाओं, उपन्यास, कहानी, लघु कथा सभी में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सक्रिय एवं क्रियाशील प्रत्येक जैविक, अजैविक, संरचनात्मक तत्व जो व्यक्त अव्यक्त भावों, विचारों का वाहक बनकर कथा को बुनने एवं आगे बढ़ाने का माध्यम बनता है, उस रचना का पात्र होता है। ये संरचनात्मक तत्व कथा रचना में पात्रेतर भूमिका में भी होते हैं। अब जबकि पात्र से तात्पर्य स्पष्ट हो गया है, तो अगला सवाल ये उठता है कि लघु कथा का आरंभ पात्र के प्रवेश और उसके माध्यम से अथवा समस्या या अनुभूति के उभार से करना अधिक उचित होगा, या फिर पहले पात्र से इतर माध्यम के द्वारा समस्या या अनुभूति के संकेतों को उभारना ठीक होगा। इसके लिए हमें कुछ लघु कथाओं पर दृष्टि डालनी होगी। उदाहरण के लिए रामेश्वर काम्बोज हिमांशु जी की लघु कथा ऊंचाई में कथा का प्रारंभ देखिए। पिताजी के अचानक आ धमकने से पत्नी तमतमा उठी। लगता है बूढ़े को पैसे की जरूरत आ पड़ी, वरना यहाँ कौन आने वाला था। अपने पेट का गड्ढा भरता नहीं और घर वालों के कुआं कहां से भरेंगे। मैं नजरें बचाकर दूसरी ओर देखने लगा। यहाँ लघु कथा का प्रारंभ पिताजी के अचानक आने से और पत्नी के बड़बड़ाने से हुआ है, अर्थात कथा की शुरुआत सीधे पात्र के प्रवेश से हुई है। बलराम अग्रवाल जी की लघु कथा अकेला कब तक लड़ेगा जटायु की एक वानगी देखिए। लगभग चौथे स्टेशन तक कंपार्टमेंट से सभी यात्री उतर गए। रह गया मैं और बढ़ती जा रही ठंड के कारण रह रह कर सिहरती सहमी आंखों वाली वह लड़की। यहाँ भी रचना का प्रारंभ पात्रों के प्रवेश के साथ हो गया है। एक और उदाहरण देखिए। कौन था? उसने अंगीठी की ओर हाथ फैलाकर तापते हुए पूछा। वही सामने वालों के यहाँ से। पत्नी ने कुड़कर सुशीला की नकल उतारी। बहन रजाई दे दो, इनके कुछ दोस्त आए हैं। फिर रजाई ओढ़ते हुए बड़बड़ाई। सुकेश साहनी जी की लघु कथा ठंडी रजाई में भी दृश्य पात्रों व पत्नी की उपस्थिति के साथ आरंभ होता है। दूसरी ओर अनिल चूड़ जी की लघु कथा स्वाभिमान में एक विवाह समारोह के वातावरण का विवरण है। एक विवाह समारोह शबाब पर था। हॉल में लगी टेबल्स पर लोग खाने पीने में मग्न थे। एक तरफ डीजे की तेज धुन पर कुछ युवा थिरक रहे थे। इन सबसे अलग कुछ बच्चे अपनी ही धुन में मस्ती काट रहे थे। हॉल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना और फिर वापस दौड़ लगाना ही जैसे उनका शगल था। एकाएक धड़ाम की आवाज हुई। देखा, दौड़ते हुए 4-5 वर्षीय एक बालक पक्के फर्श पर गिर पड़ा था। अविलंब जाकर उसे उठाया। सबके बीच इस तरह गिरने से बच्चा सकपकाया तथा कुछ अपमानित भी अनुभव कर रहा था। उठाए जाने पर उसने कहा, अंकल मुझे चोट बिल्कुल नहीं लगी। अपनी टेबल पर लौटते मैंने इतना कहा, नहीं लगी है तो अच्छा है, पर अब जरा ध्यान से खेलो। तभी बच्चे की आंखें सामने टेबल पर मौजूद अपनी मां से मिली। अगले ही पल मां के पल्लू को थाम दहाड़ मारकर वह रो पड़ा। इस लघु कथा में सबसे पहले एक विवाह समारोह के वातावरण का वर्णन किया गया है। लगभग आधी कथा समाप्त हो जाने के पश्चात ही मुख्य पात्र बच्चा आता है और रचना को चरम पर ले जाकर छोड़ देता है। यहाँ हमने दोनों ही प्रकार की लघु कथाओं को देखा, जिनमें पात्र प्रारंभ से ही है अथवा उसका प्रवेश आवश्यक विवरण के पश्चात हुआ। अधिकतर कथाओं में पात्र कथानक के आरंभ से ही आ जाते हैं।
परंतु जिनमें बाद में आते हैं वह भी प्रभावित करने में, पाठक के मन पर अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रहे हैं। यह देखने में आया है कि पात्र के प्रवेश से पूर्व परिवेश का वर्णन पात्र के प्रवेश को प्रभावशाली बनाता है। यद्यपि मैं ये मानती हूं कि किसी रचना में पात्र कितने प्रभावी होंगे, यह रचनाकार की संप्रेषण शक्ति पर निर्भर करता है। अब हम आते हैं इस बात पर कि सामान्यतः लघु कथा में पात्रों का प्रवेश कराने से पूर्व लेखक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। लघु कथा में पात्रों का प्रवेश रचना की प्रकृति व उनसे जुड़ी स्थिति के अनुरूप ही होता है। रचना की प्रकृति निर्धारित होती है उस मूल तत्व से जो रचना के सृजन का कारण बनती है। मूल तत्व या तो समस्या होती है या अनुभूति, क्योंकि लघु कथा या तो समस्या केंद्रित होती है या अनुभूति केंद्रित। किसी भी लघु कथा में प्रेरणा, दुख, तकलीफ या खुशी की अनुभूति के कारण उभरे भाव उनके मुख्य तत्व होते हैं। दुख तकलीफ की अनुभूति रचना की प्रकृति को आक्रोशमय या निराशा युक्त हो सकती है। परिवेश का संगठन आक्रोश या निराशा की गहनता को बढ़ा या घटाकर पात्र के ऊर्जा स्तर एवं सक्रियता की सघनता को प्रभावित कर सकता है, जो अंततः लघु कथा के प्रभाव को बढ़ा या घटा सकता है। इसी प्रकार दूसरी अनुभूतियां भी पात्र की सक्रियता व लघु कथा के प्रभाव को प्रभावित कर सकती हैं। स्थिति को समझने के लिए डॉक्टर कमल चोपड़ा की लघु कथा निशानी में एक मां अपने मरणासन्न बेटे का विवाह उसकी निशानी पाने के लिए उसकी बीमारी छुपाकर करवा देती है। मृत्यु के कगार पर खड़े बेटे की हालत सुनकर उसकी मौसी आती हैं और दोनों बहनें बातें कर रही हैं। उधर बहू अपनी गर्भावस्था का समाचार देने सास के पास जा रही है। तब उसे पता लगता है कि सास ने जानबूझकर उसका जीवन नर्क बना दिया। यह सुनकर बहू क्रोध में लात मारकर दरवाजा खोलती है। यहाँ पात्र के आक्रोश की अभिव्यक्ति को लात मारकर दरवाजा खोलने में व्यक्त किया गया है। यहाँ आक्रोश अचानक पैदा नहीं हुआ है, बल्कि आक्रोश और उसकी गहनता एक घटनाक्रम एवं उसके प्रकृति का परिणाम है। यदि वह घटनाक्रम और अपनी मौजूदा प्रकृति में नहीं होता तो आक्रोश अपनी मौजूदा गहनता में नहीं होता। इस प्रकार एक गहन आक्रोश से भरे पात्र का प्रवेश होता है। यद्यपि यह स्थिति लघु कथा के मध्य में आई है, तथापि यदि ऐसी स्थिति लघु कथा के आरंभिक परिवेश में ही निर्मित हो और उससे जुड़े पात्र का प्रवेश बाद में हो, तो निश्चित रूप से पात्र का प्रवेश भी प्रभावशाली रूप में होगा और संप्रेषण व लघु कथा का प्रभाव भी बढ़ेगा, जैसा कि मधुदीप जी की लघु कथा मजहब में हुआ है। यहाँ हमें यह भी समझना आवश्यक है कि समस्याएं और अनुभूतियां भी अनेक प्रकार की होती हैं और किसी न किसी स्थिति से संबद्ध होती हैं। इनको प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में पात्र की अपनी भूमिका होती है एवं उसकी गतिविधि से जो निर्धारित होती है। इस प्रकार पात्र की गतिविधि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, यहाँ तक कि उसके चरित्र और संस्कारों से भी अधिक। अतः यह आवश्यक है कि पात्र अपनी गतिविधि के अनुरूप ऊर्जा से भरपूर हो। यदि उसके भीतर इतनी ऊर्जा नहीं होगी तो पात्र की गतिविधि उतनी अच्छी तरह से उभर कर भी नहीं आएगी। पात्र की यह ऊर्जा या तो नेपथ्य से मिलती है या फिर उसके परिवेश से। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पात्र की सर्जना करते और लघु कथा में उसे प्रविष्ट कराते हुए लेखक को यह ध्यान रखना है कि पात्र की संबंधित स्थिति या आवश्यकताएं क्या हैं, पात्र को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है और वह उसे कहां से मिलेगी। कई पात्र ऐसे भी होते हैं जिनकी गतिविधि से परिवेश का निर्माण होता है, कथा के केंद्र और कथ्य के संदर्भ में उनकी भूमिका नहीं होती। किसी भी रचना की प्रभावगत व सौंदर्यगत अपनी आवश्यकताएं होती हैं। जैसे यदि हमें किसी सज्जन पात्र का चित्रण करना है तो उसके विपरीत एक दुष्ट पात्र का प्रवेश कराया जाएगा। इससे कथा रचना का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाएगा व उसका सौंदर्य भी बढ़ जाएगा। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो बेशक पात्र के संवाद कुछ भी डाल दें पर वह प्रभाव नहीं आ पाएगा जिसकी आवश्यकता होगी। चूंकि हमें रचना को साहित्यिक बनाना है, कलात्मक भी बनाना है और प्रभावी भी बनाना है, तो इन बातों का ध्यान हमें रखना ही पड़ेगा। हमें पात्र के विषय में भी सोचना पड़ेगा और किसी भी लघु कथा की सर्जना करते हुए हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि उस रचना की सर्जना
क्यों की जा रही है, अथवा क्या इसके पीछे कोई विशेष उद्देश्य है जिसके लिए पात्रों का प्रवेश कराना जरूरी लग रहा है। अब प्रश्न उठता है कि ये पात्र आते कैसे हैं। तो कई बार किसी रचना के प्रारंभ होने से पूर्व ही पात्र उपस्थित हो सकता है। जैसे डॉक्टर उमेश महादोशी जी की एक लघु कथा भीख में कलम है। इसमें एक भिखारी वहां से निकलते एक व्यक्ति से रोज भीख मांगता है। यानी हम देखते हैं कि उसमें पात्र तो पहले से विद्यमान है, पर उसका प्रकटीकरण उस क्षण से शुरू होता है जब रचना शुरू होती है। उसकी सारी स्थितियां बताती है कि उनमें पात्र तो पहले से विद्यमान है, किंतु उसकी सक्रियता में नए तत्व के जोड़ने से कथा को आगे बढ़ाया गया है। कुछ लघु कथाओं में पात्र अपनी सक्रियता के साथ स्वयं प्रकट होते जाते हैं। जैसे उषा अग्रवाल पारस जी की लघु कथा सड़क में हुआ है, जहां प्रेमिका व प्रेमी पात्र अपने संवादगत सक्रियता से स्वयं प्रकट होते हैं। अब हम देखते हैं रचना में पात्र प्रवेश प्रक्रिया की दूसरी स्थिति, अर्थात जब पात्र रचना प्रारंभ होने के कुछ समय बाद प्रकट हो। जैसे संध्या तिवारी जी की लघु कथा लेकिन मैं शिव कहाँ में हुआ है। इसमें एक नारी के आसपास का वातावरण व परिस्थिति के विवरण के पश्चात मुख्य पात्र आता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पहले से परिवेश आया, उसके पश्चात पात्र आया। इसी प्रकार एक और लघु कथा का उदाहरण लेते हैं। अंतरा करवड़े जी की लघु कथा ममता में बेटी माँ से अपने नवजात शिशु की शिकायत करती है कि वो इतना परेशान करता है कि ना तो वो सो पाती है और ना आराम कर पाती है। तब माँ कहती है कि जब तक इसे माँ की जरूरत है तब तक वह इस सुख को भोग ले, वरना परदेश में गए बेटे कहाँ लौट कर आते हैं। अर्थात वह अपने विदेश गए पुत्र को याद कर रही है। उसमें उसका विदेश गया पुत्र कहानी में कहीं नहीं है। अर्थात रचना में यह पात्र नेपथ्य में है, फिर भी बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से उभर कर आता है। कुछ रचनाओं में परिवेश के माध्यम से भी बात की जाती है। इनमें पात्र बहुत क्लिष्ट हो उठते हैं या होते ही नहीं हैं, जैसे भगीरथ जी की कुछ रचनाओं में है। एक आम पाठक यह समझ ही नहीं पाता कि रचना में कोई पात्र था या नहीं। इन उदाहरणों के अतिरिक्त कभी रचना का पात्र सूत्रधार भी होता है, जैसे कपिल शास्त्री जी की रचना जीवन साथी में हुआ है। इसमें सूत्रधार कहानी सुनाता चला जाता है, तो हम देखते हैं कि सूत्रधार भी एक पात्र ही होता है। इसमें शिवहरे अंकल हैं, उनकी पत्नी है जो आज वो जाने वाले हैं, ये सब सूत्रधार बता रहा है। अर्थात सूत्रधार पात्र के माध्यम से कथा के मुख्य पात्र का प्रवेश होता है। कथा की अपनी स्वभावगत, संप्रेषणगत व सौंदर्यगत आवश्यकताएं होती हैं, जिनका पूर्ण होना अन्य चीजों के साथ इस पर भी निर्भर करता है कि पात्र का प्रवेश किस प्रकार से कराया गया है या उनके प्रवेश की क्या प्रक्रिया है। दूसरी ओर हमें लघु कथा के लाघव व गठन का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि कई बार अनुभवहीन रचनाकार पात्रों को गलत तरीके से प्रवेश करा देता है। यदि ऐसा किया तो अपना मंतव्य व्यक्त करने के लिए उसे अनावश्यक वाक्य या संवाद तो डालने पड़ेंगे, जिससे उनकी व्याख्या गलत हो जाएगी, गलत तरीके से होगी तथा रचना अपना प्रभाव पाठक पर छोड़ने में नाकाम रहेगी। अगला प्रश्न उठता है कि पात्र अपनी भूमिका का निर्वाह कैसे करे। वातावरण की निर्मिति, कथ्य के प्रकटीकरण, कथ्य को रचनात्मक बनाने, समस्याओं व अनुभूतियों की सघनता बढ़ाने अथवा विमर्श को शामिल करने के रूप में। दूसरे शब्दों में पात्र को किन किन तरीकों से अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जीवन साथी नाम की रचना में है। इसमें आवश्यक विवरण भी है। पात्र जो कि सूत्रधार के रूप में मौजूद है वो विवरण भी दे रहा है और दूसरे पात्र का परिचय भी करवा रहा है। इसी प्रकार डॉक्टर उमेश महादोशी जी की लघु कथा करे तो क्या करे भरतुआ है, जिसमें भरतुआ नाम का एक पात्र वातावरण की निर्मिति, कथ्य के प्रकटीकरण, कथ्य को रचनात्मक बनाने, समस्याओं व अनुभूतियों की सघनता बढ़ाने एवं विमर्श को शामिल करने सभी भूमिकाओं का निर्वाह करता है। अब अगला सवाल उठता है कि रचना को रचनात्मक बनाने में उसके पात्र की कितनी भूमिका होती है। जिस प्रकार भरतुआ एक साथ कई भूमिका अदा करता है तथा रचना को रचनात्मक बनाता है, ठीक उसी प्रकार भीख में कलम में भिखारियों की समस्याओं पर एक लेखक का ध्यान खींचने की भिखारी पात्र की दृष्टि रचना को रचनात्मक बनाती है। जब वह लेखक से भीख मांगता है और लेखक कहता है कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है,
तो भिखारी कहता है कि वो अपनी कलम का प्रयोग भिखारियों की स्थिति दिखाता लेख लिखने में कर सकता है। उसकी ये बात सुनकर लेखक पल भर को आश्चर्य में पड़ जाता है, फिर उससे बात करने को उत्सुक हो जाता है। इस प्रकार यहाँ एक भिखारी लेखक को एहसास करा रहा है कि उसके पास देने को बहुत कुछ है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। उसकी कलम में वह ताकत है जो समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लघु कथा में पात्रों का प्रवेश, उनके प्रवेश की प्रक्रिया और उनकी भूमिका का प्रभाव और संप्रेषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। लघु कथाकार को इस संदर्भ में सतर्क रहना आवश्यक है। लघु कथा के अन्य मानकों की तरह पात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया पर भी समीक्षकों को नोट लेना चाहिए। तो साथियों, यह था मेरा आलेख लघु कथा में पात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया। आपको यह आलेख कैसा लगा? कृपया अपनी राय से हमें अवगत अवश्य कराएं। आप सभी का धन्यवाद। तो यह था सुश्री ज्योत्सना कपिल जी का आलेख लघु कथा में पात्रों की प्रवेश प्रक्रिया और रचनात्मकता की निर्मिति से संबंध। इस आलेख और उससे जुड़े विषय पर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप पूछ सकते हैं। पुनः दोहराना चाहूंगा कि अपना प्रश्न इस आलेख की फेसबुक पोस्ट पर टिप्पणी कॉलम में ही पूछें। इस योजना का अगला आलेख एकांतर शुक्रवार को प्रस्तुत किया जाएगा। अगली प्रस्तुति में आपसे रूबरू होंगे चर्चित लोककथाकार श्री रजनीश दीक्षित जी। उनके आलेख का विषय है सामयिक संदर्भ में लघु कथा के सामाजिक सरोकार, विमर्श एवं अनुभूति के संदर्भ में अपेक्षा एवं स्थिति। अब हम लेते हैं आपसे विदा। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार मित्रों।